स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में स्लीव रेट से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो कि पिछले लेक्चर में बच गए थे, आज हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट क्या होता है और स्लीव रेट से कैसे किसी ओप एम्प का आउटपुट अफेक्ट होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि आउटपुट किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इनपुट को फॉलो तभी करेगा जब उसका स्लीव रेट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मीन्स आउटपुट का इनपुट को फॉलो करने का सेंस ये हुआ बच्चों कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना हो, उसके लिए स्लीव रेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आज हम इस लेक्चर में ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के लिए अगर कोई साइनसोइडल इनपुट अप्लाई करेंगे तो उस इनपुट के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन न प्रेजेंट हो, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि स्लीव रेट ही किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये डिसाइड करेगा कि उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इनपुट का, कितने फ्रीक्वेंसी का इनपुट हम अप्लाई करें ताकि आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना हो। तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि जो हमने साइनसोइडल इनपुट अप्लाई किया है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जिससे इसके सर्किट के आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनता है इससे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए सब बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। और इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो थोड़ा सा स्लीव रेट के बारे में चीज़ें और क्लियर होंगी और आपको फीलिंग आएगा स्लीव रेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट लिया है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट में सब बच्चे जानते हैं कि दो इनपुट होता है। तो एक इनपुट पे हमने साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई किया हुआ है और दूसरे इनपुट को मैंने ग्राउंड कर दिया है। अब सब बच्चे जानते हैं कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज A इंटू VID आता है। अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर बच्चों फीडबैक वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो यहाँ जो गेन आएगा वो क्लोज लूप गेन आएगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ACL इंटू VID की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी। देखिए, एक इनपुट तो ग्राउंड है तो ये हो जाएगा VI। ठीक है, दोनों इनपुट का वोल्टेज का डिफरेंस। ये तो हो गया बच्चा आउटपुट वोल्टेज। अब जरा हम चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट का जो चेंजिंग है वो किस रेट से हो रहा है। मीन्स हमें निकालना है बच्चों dV0/dt। तो जब dV0/dt आप निकालोगे तो d/dt, यहाँ पे V0 की वैल्यू रखो ACL इंटू VI। अब क्लोज लूप गेन किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फिक्स होगा तो इसको आप बाहर निकाल लो और d/dt, और यहाँ एक काम करते हैं, VI की वैल्यू पुट करते हैं Vm sin ओमेगा t। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ACL ये Vm बाहर निकलेगा और बच्चों साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ हो गया कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब ये जो रेट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और सब बच्चे जानते हैं कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ गई ACL Vm इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इन रेडियन पर सेकेंड। और अगर हमें हर्ट्ज में चाहिए फ्रीक्वेंसी
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा बाई 2 पाई करना पड़ेगा। सब बच्चे जानते हैं, ये हर्ट्ज में आ जाएगा। बात समझ में आई? फिलहाल हमने इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट की आउटपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो कितने मैक्सिमम रेट से हो रहा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों आप सब जानते हो किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्ल्यू रेट क्या डिसाइड करता है। स्ल्यू रेट बच्चों किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये रिप्रेजेंट करता है, ये डिसाइड करता है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट मैक्सिमम कितने रेट से चेंज हो सकता है। भाई हो सकता है और हो रहा है, इन दोनों बातों में फर्क है। स्ल्यू रेट बच्चों ये बताएगा कि मैक्सिमम कितना रेट हो सकता है, और जो हमने कैलकुलेट किया वो हमने ये कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम आउटपुट कितने रेट से चेंज हो रहा है। तो जो हो रहा है बच्चों वो मैक्सिमम लिमिट के अंदर होना चाहिए। भाई जो मैक्सिमम जो लिमिट होगा, जो बाउंड्री एकदम होगी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट के चेंज होने की, वो क्या होगी, स्ल्यू रेट के इक्वल होगी। भाई सब बच्चे जानते हैं कि स्ल्यू रेट क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितने रेट से चेंज हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मींस ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की औकात बता रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट के चेंजिंग के रेट का औकात बता रहा है स्ल्यू रेट। बट हो कितने से रहा है, हो इतने से रहा है। तो बच्चों जो हो रहा है वो औकात के अंदर होना चाहिए, लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर उसके लिमिट के अंदर होगा तो हम कहेंगे कि उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट के आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। मींस दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट, डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट। बात समझ में आई कि नहीं आपको? यही चीज मैं पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। तो बच्चों जो भी चीजें हो रही हैं वो लिमिट में हो, जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्ल्यू रेट है उसके अंदर हो, तो आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखो, ACL इक्वल भी हो तब भी चलेगा, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आप रखो ACL VM ओमेगा लेस देन और इक्वल टू स्ल्यू रेट। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो ये जो कंडीशन आया, ये कंडीशन अगर किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में फुलफिल होता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों अगर हम यहाँ से स्ल्यू रेट कैलकुलेट करें तो स्ल्यू रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू ACL VM इंटू ओमेगा। अगर स्ल्यू रेट की वैल्यू ये कंडीशन फुलफिल करती है तो आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो डिस्टॉर्शन इन आउटपुट। बात समझ में आई कि नहीं? तो आई होप बच्चों आपको चीजें समझ में आ गई कि क्या कंडीशन होना चाहिए। अब बारी है बच्चों कि अच्छा अगर मैं बोलूं कि स्ल्यू रेट कम है ACL VM इंटू ओमेगा से, तो निश्चित तौर पे जो आउटपुट आएगा वो डिस्टॉर्टेड आएगा, डिस्टॉर्टेड आउटपुट। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन डिराइव कर लिया कि डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट के लिए या आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना आए उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के लिए, अगर आप इनपुट में साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो।
अब हमें बच्चों ये डिसाइड करना है, सॉरी ये कैलकुलेट करना है कि जो हमने इनपुट अप्लाई किया है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो कि आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना आए। तो अभी बच्चों आप लोगों ने डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट के लिए ये कंडीशन डिराइव किया। तो अगर आप यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करो तो ओमेगा की वैल्यू आएगी बच्चों लेस देन और इक्वल टू स्लीव रेट डिवाइडेड बाई ACL इंटू VM। यानी कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है, मीन स्लीव रेट डिवाइडेड बाई ACL इंटू VM से कम है या बिल्कुल बाउंड्री पे है, इसको उसके इक्वल है, तो आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या हो सकती है, स्लीव रेट डिवाइडेड बाई ACL इंटू VM। इससे अधिक होगा बच्चों तो फिर समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, और जब कंडीशन ये फुलफिल नहीं होगा तो फिर डिस्टॉर्टेड आउटपुट आएगा। बात समझ में आई? तो ये तो बच्चों हमने रेडियन पर सेकंड में निकाला, और ये हमने क्या निकाला है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट so that for distortionless output, for distortionless output। बात समझ में आई कि नहीं? और अगर हम बात करें हर्ट्ज में तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्लीव रेट डिवाइडेड बाई 2 पाई से आप डिवाइड कर दो, ACL इंटू VM। This is the operating frequency, maximum operating frequency in hertz for distortionless output। बात समझ में आई बच्चों? और अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा गया तो निश्चित तौर पे आउटपुट में डिस्टॉर्शन आएगा। बात समझ में आई? तो देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होता है स्लीव रेट डिवाइडेड बाई 2 पाई ACL इंटू VM से तो क्या होता है, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि स्लीव रेट की वैल्यू कम हो जाए ACL ओमेगा इंटू VM से। इसी से तो इसको डिराइव किया मैंने। तो अगर ये कंडीशन किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर होता है तो जरा देखते हैं कि आउटपुट, ये तो निश्चित है कि आउटपुट डिस्टॉर्टेड आएगा, तो वो डिस्टॉर्टेड आउटपुट कैसा आएगा जरा उसको देखते हैं हम लोग। तो बच्चों इनपुट में हमने जो सिग्नल अप्लाई किया है वो है साइनासोडल। वो हमने साइनासोडल सिग्नल अप्लाई किया है। अब स्लीव रेट के कम होने से आप सब बच्चे जानते हो कि आउटपुट का चेंज होने का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। मीन्स आउटपुट ऐसे चेंज होगा, स्लैकनेस आ जाएगा आउटपुट के चेंजिंग में। ये देख रहे हो आप? ये देखिए ऐसे आपको आउटपुट मिल जाएगा। जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया ये आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में मिलेगा। मीन्स हमने इनपुट में क्या दिया, इनपुट में अप्लाई किया बच्चों साइनासोडल सिग्नल, और हमें जो आउटपुट में वेव फॉर्म मिला वो क्या मिला, ट्रायंगुलर मिला। तो पूरा इनपुट का वेव फॉर्म, सॉरी आउटपुट का वेव फॉर्म एकदम से इनपुट वेव फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। दे रहे हम साइनासोडल और आ रहा है ट्रायंगुलर। तो इस तरह के आउटपुट को आप क्या बोलते हो, डिस्टॉर्टेड आउटपुट। देयरफॉर आउटपुट इज डिस्टॉर्टेड। बात समझ में आई कि नहीं? तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया, और इससे ये भी फीलिंग आ गई कि स्लीव रेट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए,
साइनासोडल इनपुट के लिए स्लीव रेट क्या होना चाहिए किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के लिए, और उस इनपुट की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना प्रेजेंट हो। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि स्लीव रेट हमारे आउटपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म को अफेक्ट करता है। तो जरा हम देखते हैं कि कैसे अफेक्ट करता है। थोड़ा सा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करवाया था। आइए यहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें बच्चों इनपुट वेव फॉर्म की, तो हमने इनपुट में ले लिया ऐसे रेक्टेंगुलर पल्स, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी रेक्टेंगुलर पल्स में इनपुट लेके आपको एक्सप्लेन किया था स्लीव रेट को। ये है बच्चों हमारा इनपुट, और ये वैल्यू मैंने 0 वोल्ट दिया था और यहाँ पे 5 वोल्ट दिया था, आपको याद होगा। और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे वोल्टेज फॉलोअर सर्किट पे, और ये चेक करेंगे कि इसका आउटपुट कैसे डिस्टॉर्टेड हो रहा है। क्या ऐसी चीज है जिसको स्लीव रेट अफेक्ट कर रहा है इसके आउटपुट में, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इसका टाइम पीरियड इस बार लेते हैं, इसका ऑन टाइम लेते हैं 20 माइक्रोसेकेंड, और यहाँ जो स्लीव रेट है वो हमने ले लिया 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो आप इसके स्लीव रेट से क्या समझते हैं कि 0.5 वोल्ट पहुंचने में ये कितना वक्त लगाएगा, 1 माइक्रो सेकेंड। और इसको पहुंचना है बच्चों आउटपुट में 0 से 5 पे, तो 0 से 5 पे पहुंचने के लिए निश्चित तौर पे 10 माइक्रो सेकेंड का वक्त लगाएगा। तो अगर हम बात करें आउटपुट वेवफॉर्म की, तो ये था इनपुट को मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो बनाते हैं यहाँ पे आउटपुट को। तो जब हम आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करेंगे तो 5 वोल्ट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 माइक्रो सेकेंड का। तो ये है 20, इसका हाफ जो हो जाएगा बच्चों 10 मीन्स ऐसे। ये चीज मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। 5 वोल्ट पहुंचने में कितना डिले होगा, 10 माइक्रो सेकेंड का, देख रहे हो आप, 10 माइक्रो सेकेंड का डिले होगा। फिर यहाँ तक ऑन रहेगा, फिर 5 से 0 पे जाएगा, तो फिर से 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम लेगा आउटपुट। तो आपने देखा कि स्लीव रेट ने कैसे आउटपुट वेवफॉर्म को चेंज कर दिया, और जो उसका ऑन टाइम है बच्चों उसको उसने चेंज किया। भाई जो पहले ऑन टाइम था, ओल्ड वाला ऑन टाइम था, अगर हम बात करें ओल्ड ऑन टाइम की, तो आप देखिए कितना है, ये देखिए ऑन टाइम कितना है, 20 माइक्रो सेकेंड। अब ऑन टाइम कितना हो गया, ये देखिए सिर्फ इतना, और इतने की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रो सेकेंड है, 10 माइक्रो सेकेंड। तो आपने देखा कि स्लीव रेट ने कैसे हमारे आउटपुट के वेवफॉर्म को अफेक्ट कर दिया। और ये जो बच्चों आउटपुट आया, ये डिस्टॉर्टेड आउटपुट आया, डिस्टॉर्टेड आउटपुट। बात समझ में आई। अब बारी है बच्चों एक और उदाहरण की, और इस बार मैं उदाहरण में रेक्टेंगुलर इनपुट पल्स को 10 वोल्ट का लेता हूं।
ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। और इस बार स्लीव रेट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए लेट स्लीव रेट 20 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड का लेते हैं। तो इस स्लीव रेट से आप क्या समझते हो कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो 20 वोल्ट पहुंचने में 1 माइक्रो सेकेंड मैक्सिमम लगा सकता है। तो बच्चों अगर हम इसके अकॉर्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म को स्केच करें, यहाँ देखिए मैं स्केच करता हूँ, तो 0 वोल्ट से उसको 10 वोल्ट पे पहुंचना है। तो 0 से 10 वोल्ट पहुंचने में कितना वक्त लगाएगा? अगर 20 वोल्ट पहुंचने में 1 माइक्रो सेकेंड लगा रहा है तो 10 वोल्ट पहुंचने में बच्चों कितना वक्त लगाएगा? जाहिर सी बात है कि 0.5 माइक्रो सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पल्स का विड्थ है ये इस बार हम लेते हैं 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो 10 वोल्ट पे 0.5 माइक्रो सेकेंड ले रहा है बच्चों। मींस ये पूरा 10 माइक्रो सेकेंड है। 10 माइक्रो सेकेंड में 0.5 लेना है, मींस यहाँ पे कहीं आएगा 0.5 माइक्रो सेकेंड। तो जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा। देख रहे हो आप? बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इनपुट वेव की तरह। बात समझ में आई? मीन्स यहाँ जो आउटपुट है उसमें डिस्टॉर्शन क्या है? मिनिमम है, मिनिमम डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन अगर बच्चों स्लीव रेट हम 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड ले लें तो 10 वोल्ट पहुंचने में कितना वक्त लगाएगा? भाई 0.5 पहुंचने में 1 माइक्रो सेकेंड लगाता है। ठीक है, तो 10 पहुंचने में कितना वक्त लगाएगा? तो जाहिर सी बात है कि इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। 0.5 वोल्ट पहुंचने में 1 माइक्रो सेकेंड ले रहा है। और बच्चों इसका जो पल्स विड्थ है, जो रेक्टेंगुलर हमने पल्स लिया है वो 10 माइक्रो सेकेंड का है। तो अगर आप एक ध्यान से देखो 10 माइक्रो सेकेंड में कितने वोल्ट पे पहुंचेगा? तो सिर्फ 5 वोल्ट पे पहुंचेगा। भाई जब तक ये ऑन है उस ऑन का जो ड्यूरेशन है वो 10 माइक्रो सेकेंड है। और अगर स्लीव रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हम लेते हैं तो उसका आउटपुट वोल्टेज 10 माइक्रो सेकेंड के अंदर सिर्फ 5 वोल्ट पे ही पहुंचेगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करके आपको दिखाता हूँ कि पहले 0 के लिए तो 0 आएगा ही आएगा। आप यहाँ पे देखिए 0 से 10 पे इनपुट, 0 से 10 पे चेंज हुआ है इनपुट। तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट भी चेंज होगा। किस रेट से चेंज होगा? 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट पे पहुंचेगा 10 माइक्रो सेकंड में। मीन्स इस पूरे पल्स विड्थ के दौरान ये सिर्फ 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट के वोल्टेज को ही अचीव कर पाएगा। देख रहे हो आप? 10 का हाफ। और जैसे ही 5 वोल्ट पे पहुंचेगा इनपुट का पल्स देखिए 0 पे पहुंच गया, तो आउटपुट भी कहां जाएगा? 0 को। बट सडन चेंज नहीं होगा, टाइम लगाएगा। तो कितना टाइम लगाएगा भाई? फिर से 0 पे जाने के लिए 10 माइक्रो सेकेंड का वक्त लगाएगा। तो यहां आप देखो जो आउटपुट में वेवफॉर्म मिला, आप देख रहे हो क्या मिला? ट्रायंगुलर मिला। और उस आउटपुट वेवफॉर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू है, या हम एम्पलीट्यूड कर लें, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 वोल्ट हो गई। तो इनपुट का बच्चों जो एम्पलीट्यूड था वो 10 वोल्ट था, और जो आउटपुट में मिला वो कितना मिला? 5 वोल्ट मिला। तो स्ल्यू रेट बच्चों ऑन टाइम को अफेक्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ
आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी अफेक्ट कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो स्लीव रेट अफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, वेव फॉर्म के एम्पलीट्यूड को भी अफेक्ट करेगा स्लीव रेट। बात समझ? अब बच्चों स्लीव रेट बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट दिया है और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट गिवन है बच्चों 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सच दैट नो डिस्टॉर्शन इन आउटपुट। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, नो डिस्टॉर्शन इन आउटपुट। ठीक है, मीन्स आपसे मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि ये जो इनपुट हमने अप्लाई किया है इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अब बच्चों ये जो इनपुट अप्लाई किया है ये है साइनसोइडल इनपुट जिसका पीक वैल्यू 0.02 वोल्ट गिवन है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। उसके लिए हमें फिर से अपने जो मैंने आज टॉपिक डिस्कस किया शुरू में उस पर जाना पड़ेगा। तो डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट के लिए सब बच्चे जानते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और इस कंडीशन से हमने मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया है SR डिवाइडेड बाई ACL इंटू VM, और अगर हर्ट्स में है तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो आइए करते हैं कैलकुलेट। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है SR डिवाइडेड बाई 2 पाई ACL। हमें इसके क्लोज लूप गेन का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी निगेटिव में होगी नहीं। भाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सर्किट गिवन है ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऐसा थोड़ा ना कि आप निगेटिव में गेन रख दोगे फ्रीक्वेंसी निगेटिव आ जाएगा, नहीं, निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसलिए सब बच्चे यहाँ जो गेन को रखेंगे वो उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में करने के लिए। अब बच्चों SR की वैल्यू गिवन है, स्लीव रेट गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन है, पीक वैल्यू को ही मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्लोज लूप गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा इस सर्किट के लिए। तो इस सर्किट के लिए क्लोज लूप गेन क्या होगा बच्चों, -RF/R1। तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो देखिए हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है यहाँ पे -240 डिवाइड बाई 10 और गेन की वैल्यू आ गई 24। इस एक्सप्रेशन में पुट किया बच्चों और आप इसको कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू आ जाती है 168 किलो हर्ट्ज। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप एक एक टॉपिक स्लीव रेट से रिलेटेड आपको समझ में आ गया। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही बच्चों, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आखिरी लेक्चर था। यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर से हम नए यूनिट्स पे आएंगे। तो धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।